सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर 10 था। ये वीडियो के बहुत सारे पार्ट आए हैं एंड दिस इज सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इसके बाद वीडियो का एक और पार्ट आएगा बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है। दैट इज़ वाई वीडियो को पार्ट्स में बनाया जाता है ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सके। ओके ठीक है, तो चैप्टर 10 है और कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड के ऊपर इसमें डिस्कशन चल रहा है। आई होप आपने वीडियो के पहले पार्ट देखे होंगे। अगर आपने वीडियो के पहले पार्ट देखे हैं तो आप काफ़ी हद तक इस वाले पार्ट को रिलेट कर पाएंगे। बट अगर मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताने की कोशिश करूं तो पिछले पार्ट में जो भी कुछ हुआ था उसमें हमने डिस्कस करने की ये कोशिश करी थी कि किस तरीके से बुकान ने अपना रेलेवेंस बताया था, किस तरीके से बताया था कि पहाड़िया लोग कौन थे और संथाल लोग कौन थे। हमारे जितने भी वीडियो के पिछले पार्ट गए हैं उसमें हमने देखने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल के हिस्से को कैप्चर करा था और बंगाल के हिस्से को कैप्चर करने के बाद फाइनली दे डिसाइडेड कि यार हमें दूसरे और जगह भी हमें कैप्चर करने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरीके का मैं कह सकता हूं कि एक कहानी खत्म होने के बाद जब ब्रिटिशर्स बंगाल से निकलते हैं और दूसरे इलाकों को कैप्चर करते हैं, वो इलाका है आपका बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे डेक्कन प्लेटू के हिस्से को बोला जाता है उस टाइम पीरियड के अंदर। और बॉम्बे डेक्कन एरिया के अंदर किस तरीके से एक नया मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजों ने अपने आप को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक नई नीति अपनाई, एक नया जगह, एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर उन्होंने सोचा कि जो हमने परमानेंट सेटलमेंट कहां पे किया हुआ था, बंगाल के अंदर, उस परमानेंट सेटलमेंट को हटाने के बाद अब हम मुंबई की तरफ रुख करेंगे, देन तमिलनाडु की तरफ जाएंगे वो लोग। अब मुंबई के अंदर ये वहाँ पे किसानों को मिलते हैं, ज़मींदारों से मिलते हैं, साहूकारों से मिलते हैं, ताल्लुकदारों से मिलते हैं और अंग्रेज सोचते हैं कि जो हमने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में करा था वही सेम सेटलमेंट मुंबई के अंदर, बॉम्बे के अंदर नहीं अपनाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। यानी कि लेटर पीरियड, ये तो पहले तो बंगाल कैप्चर हो गया था ना, तो बंगाल कैप्चर हो गया था तो लेटर पीरियड एंड द एक्सप्लोर व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड इन द बॉम्बे डेक्कन। और यहाँ पर हमें समझ में आएगा इस वाले पार्ट में कि जब वो लोग मुंबई के हिस्सों में चले गए थे, तो उसके बाद किस तरीके से वहाँ के कंट्री साइड, मतलब जो थोड़े से गांव वाले इलाके थे, वहाँ के हिस्से में क्या क्या चीज़ें हुई और फिर वहाँ पे किस तरीके से किसानों ने अपना एक मूवमेंट चलाया और साहूकारों के घर जला दिए। घर जलाने का क्या कारण था आपकी बुक में पहले ही बता दिया है और फिर उसके पीछे से चल रही थी स्टोरी। मैं आपको डायरेक्टली कंक्लूजन बता दूंगा ताकि आपके माइंड के अंदर एक स्टोरी बन जाए। आप समझते हैं। अब यहाँ पे वो कहाँ पहुंच गए, अब वो यहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, बॉम्बे के इस प्रांत में पहुंच गए। और वो पहले कहाँ थे, पहले वो इस हिस्से में थे। पहले वो इस हिस्से के अंदर उन्होंने क्या चलाया था, परमानेंट सेटलमेंट। अब वो इस हिस्से के अंदर आके क्या चलाएंगे, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अब रैयतवाड़ी क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कारण था कि रैयतों ने मुंबई के अंदर अपने बड़े बड़े साहूकारों के घर जला दिए, उनके बही खाते जला दिए। उसको जानने के लिए आपको डायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे एक नया सेटलमेंट आया और ये सेटलमेंट था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। वैसे तो थॉमस मनरो के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस करा गया था। मैंने याद करो, मैंने पहले ही बताया था कि 3 तरीके के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे। एक था परमानेंट सेटलमेंट, एक था रैयतवाड़ी सेटलमेंट, एक था महार वाली सेटलमेंट। अब महार वाली सेटलमेंट 1822 में आया था लेकिन ये 1820 में आया था। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर दूसरा सेटलमेंट यानी कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, रैयत यानी कि किसान। ओके, तो ये हमें पता था और अब हम आगे डीपली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। अब क्योंकि आपके बुक के अंदर शुरू में क्या कहते हैं, एक आपका पेज दे रखा है, इसमें दक्कन दंगा आयोग की एक रिपोर्ट में बताने की कोशिश करी गई थी कि 16 मई 1875 के दिन पुणे कहाँ पे है, पुणे वहीं पे ही है ना, पुणे जैसे आप बोलते हैं आज की डेट में, मुंबई के अंदर। वहां पे जिला मजिस्ट्रेट के पुलिस की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था, मतलब वहां पे रिपोर्ट लिखी गई थी, शनिवार की 15 तारीख में सूफा आने पर मुझे वहां पे उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह से जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया, उनमें से घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाता, बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़े सड़कों पर लगातार जल रहे थे और ये राख के ढेर की तरह देखा जा सकता था। मुख्य कांस्टेबल ने बताया कि 50 लोगों को गिरफ्तार करा गया, लगभग 2000 की चोरी हो गई और मामले के अंदर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सरकारी संपत्ति का 25,000 लेवल पे क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूं नुकसान हुआ होगा। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपए से भी ज्यादा नुकसान हुआ था, जबकि पुलिस रिपोर्ट में बताया था। अब यहाँ पे ना ये एक रिपोर्ट थी दक्कन दंगा आयोग के, वहां के पुलिस स्टेशन के अंदर रिकॉर्ड में बताने की कोशिश करी गई थी कि किस तरीके से सूपा गांव जो पुणे के अंदर था, जो मुंबई में था, वहां से ये दंगा भड़का और दंगा भड़कने के अंदर देखा गया कि बहुत सारे साहूकारों के घरों को जला दिया गया। इवन उस समय का अखबार था जैसे हम नेटिव ओपिनियन बोलते हैं, नेटिव ओपिनियन एक अखबार था। आज की डेट में इसका नाम अगर आप देखें तो गांधी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी,
उसमें गांधी ने इंडियन ओपिनियन के अंदर अपनी क्या कहते हैं कोट करे थे शब्दों को। ये था नेटिव ओपिनियन। ये 6 जून 1875 के अंदर वहां पे रिपोर्टेड हुआ था, क्योंकि ये बात कब की थी, 16 मई की थी। तो इसलिए 6 जून 1875 के अंदर समाचार पत्रों के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर ये लिखा गया था। हिंदी में ट्रांसलेशन इसका ये है कि किस तरीके से वहां पे हुआ था सीन, कहाँ पे, मुंबई के अंदर। अब मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा क्या रीजन हुआ होगा कि साहूकारों के घर जला दिए गए। ऐसा क्या हुआ होगा कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट इतना ज्यादा लोगों के लिए बुरा हो गया। ऐसा क्या हुआ होगा कि किसानों ने पूरे की पूरी दुकानें जला दी, बही खाते जला दिए। और यही स्टोरी आपकी शुरुआती समय में दे रखी है। और यहाँ पे बंबई के अंदर रैयतवाड़ी सेटलमेंट हुआ, यहाँ पे अंग्रेज जिम्मेदार कैसे हुए, और ये इतना बड़ा दंगा था, ये इतना बड़ा दंगा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतना बड़ा दंगा हुआ था कि साहूकार कहते कि 1 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ। तो यहाँ पर इस दंगे के अंदर सिंपल सा था कि भाई यहाँ पे सभी लोगों ने बही खाते जला दिए। ये जितने भी रैयत थे उन्होंने जिनसे वो पैसा लिया करते थे अपने साहूकारों से, साहूकार एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो पैसे उधार दिया करते थे और साथ में व्यापार किया करते थे। अब यहाँ पे अंग्रेज इसके कारण कैसे बने कि उन्होंने साहूकारों के घर जला दिए। जमींदारों के घर क्यों नहीं जलाए, जमींदारों का घर क्यों नहीं जलाया गया, साहूकारों के साथ ऐसा क्यों हुआ। जोतदार, जो अभी हमने अर्ली टाइम पीरियड के अंदर पढ़ लिया था, तो ये लोग तो इनकी हेल्प किया करते थे। अब ऐसा क्या कारण हुआ कि इन्होंने साहूकारों के घरों को जला दिया, जिनसे वो पैसा लिया करते थे उन्हीं के घर को जला दिया गया। और यहां तक तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर्स ने कई महीनों तक इस रिवॉल्ट को खत्म करा। बहुत ही विलेज के हर हिस्से के अंदर पुलिस की तैनाती करी। इवन उनको लगने लग गया था कहीं ना कहीं ये रिवॉल्ट ऐसा रिवॉल्ट था जो 1857 के अंदर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने देखा था। मतलब उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा से इंडियंस लोग जो है वो अपनी आजादी की मांग करने लग जाए। शुरुआत बॉम्बे से हुई है, कल को बंगाल में भी हो जाएगी, फिर यहाँ मद्रास में भी हो जाएगी। तो फिर क्या कहते हैं, अंग्रेज लोग क्या कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने हर जगह के अंदर, ऐसा कहा गया कि कई गिरफ्तारियां करी गई, हजारों लोगों को गिरफ्तार करा गया, बहुत से लोगों को शूट का ऑर्डर कर दिया गया, बहुत से लोगों को मार दिया गया, यानी कि किसानों को मारा गया, साहूकारों के घर जलाए गए। अब ऐसी क्या कहानी रही होगी, ऐसा क्या रीजन रहा होगा, दिस इज वी हैव टू स्टडी। और हमें यही जानना होगा कि यहाँ पे साहूकारों के घर क्यों जलाए गए और अंग्रेज लोगों को ये रिवॉल्ट ऐसा क्यों लगा कि कहीं ना कहीं ये 1857 का रिवॉल्ट हो सकता है। अब 1857 का रिवॉल्ट आप आने वाले चैप्टरों के अंदर पढ़ेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे कि ऐसा क्या हुआ था कि 1857 के रिवॉल्ट के अंदर अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। सो दैट इज वाई द स्टोरी बिगिन विद दिस, यानी कि क्वेश्चन यही है, वाई द बर्निंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डीड्स। मतलब बताया गया कि किसानों ने क्यों ऐसा करा, किसानों ने क्यों ऐसा करा, उन्होंने बॉन्ड्स और डीड्स को क्यों जलाया, ये रिवॉल्ट हुआ क्यों, एंड व्हाट डज इट टेल्स अबाउट द डेक्कन कंट्री साइड एंड द एग्रेरियन चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल। और ऐसा क्या हुआ, जबकि हमने इल्मिस्तारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के तहत तो ये देखा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पे। वहां तो जमींदार जो होता था पैसे का हिस्सा जो था पूरा का पूरा उनको दे दिया करता था। अब उनको किनको, अंग्रेजों को दे देता। लेकिन यहाँ पे तो सेटलमेंट सही चला था, पर मुंबई के अंदर ऐसा, बॉम्बे के अंदर ऐसा उस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ। और यही चीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं। सो इन द लास्ट प्रीवियस क्लासेस जितनी वीडियोस आई हैं, जितने भी लेक्चर आए हैं, उन सभी लेक्चर्स के अंदर हमने सिंपल सेटलमेंट बताया। हमने बताया कि कंपनी क्या करती थी, कंपनी अपना सपना मनी, उन्हें कहा था कि भाई हमें तो पैसों से मतलब है, आप चाहे कुछ भी करें। जमींदारों को कहा जाता था कि उस टाइम पीरियड के अंदर आप जमीनों का हिस्सा आपके पास है, आप रखिए, आप चाहे आप उसको जमीन का हिस्सा किसी को भी दे दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, पर हमने आपको जमीन का हिस्सा दे दिया है। यहाँ पर आप साल का कितना कमाते कितना नहीं कमाते, पर हमने परमानेंट सेटलमेंट के तहत आपको एक जमीन दे दी है और वहां से आपको किराया निकाल के हमें देना है। तो ये सेटलमेंट था पहले, ये सेटलमेंट है ना, पहले ये था। तो अगर आप देखिए, द परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू वाज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड द बंगाल. One's reason was since the revenue was fixed, the state could not claim any share increased revenue. So the territory annexed in 19th century temporary revenue settled were made. अब अगर यकीन माने अगर आप लोग, तो मान लीजिए कि अंग्रेजों ने किसी भी जमींदार को, इन जमींदार भाई साहब को इतना बड़ा जमीन दे दिया, इतनी बड़ी जमीन दे दी, और उन्होंने कहा कि इस जमीन के हिस्से से जो भी कुछ भी उगेगा, आप जो कुछ भी उगा रहे हैं हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इस ज़मीन की प्लॉट की कीमत के हिसाब से हमने कहा कि अगर आप हमें सालाना 10,000 रुपये देते हैं, अगर आप सालाना हमें 10,000 रुपये देते हैं तो हमारे लिए बहुत है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बहुत है। सालाना आप इतनी ज़मीन के 10,000 रुपये हमें दे देते हैं तो हमारे लिए बहुत है। किनके लिए? अंग्रेजों के लिए। अब ये क्या करेगा बंदा, ये करेगा ये कि इस जमीन के ऊपर से खुद तो खेती करेगा नहीं, वो किनको दे देगा, रैयत को दे देगा। रैयत से ये लोग कहेगा कि ये लीजिए जमीन के 4 हिस्से, एक रैयत को बांट देगा, दूसरे रैयत को बांट देगा, इस रैयत को बांट देगा, इस रैयत को बांट देगा। रैयत से कहेगा कि इस जमीन के प्लॉट की कीमत मुझे 10,000 देने कंपनी को,
तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ से इस हिस्से से, मुझे इस हिस्से से तेरे से कम 5,000 लेने, 5,000 लेने, तो यहाँ पे रैयत जो है वो पिसेगा। रैयत कुछ भी करे, फसल बेचे ना बेचे। अब यहाँ पे अंग्रेजों को दिक्कत पता क्या थी? दिक्कत ये थी कि इतनी बड़ी जमीन के हिस्से के ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता था ना, वो अंग्रेजों को नहीं मिलता था। वो किसको मिलता था? वो साहूकारों को मिलता था, वो जमींदारों को मिलता था, वो ताल्लुकदारों को मिलता था। यहाँ पे अंग्रेज लोग एक्स्ट्रा इनकम का क्लेम नहीं कर सकते थे। हाँ, अगर लॉस हुआ तो वो जमींदार का है, लॉस हुआ तो जमींदार का है, प्रॉफिट हुआ तो जमींदार का है। यहाँ पे अंग्रेज कभी भी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारा ज्यादा फायदा हुआ, लाओ पैसे और निकालो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इसका नाम ही फिक्स रेवेन्यू है ना, परमानेंट सेटलमेंट है। अब मान लीजिए कि ये बंदा आया और ये जमीन से अंदर ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। इसने ज्यादा पैसे कमा लिए, कंपनी को उतने ही पैसे मिले जितने कंपनी ने कहा थे कि इस जमीन से हमें 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन अगर मान लो इस जमीन से 25,000 रुपए कमा रहा महीने के, साल के सॉरी, तो आप सोचिए यहाँ पर तो फायदा जमींदार को ही हुआ। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के तहत ऐसा होता था कि कभी भी जमींदारों से अगर ज्यादा इनकम हो रही है तो वो कभी भी ज्यादा इनकम की डिमांड नहीं करेगी। तो ये एक सिस्टम था। अब मान लीजिए कि ये बंदा आया, इसके बाद इसका कोई सन आया, इसका कोई बेटा आया। अगर इसका कोई बेटा आता है तो क्या पता वो जमींदारी के हिस्से को फर्टिलाइज ना करे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के तहत तो क्या होता है कि जमीन परमानेंट एक ही जमींदार को दे दी जाती थी। और ये चीज लॉस देखा गया, अंग्रेजों ने देखा कि यार ऐसे तो जब कोई भी रेवेन्यू ज्यादा होती थी तो जमींदारों को ही फायदा होता था, हमें फायदा नहीं हो पा रहा। और कंपनी को क्या मतलब है? कंपनी को तो पैसे से मतलब है, उन्हें नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे डेविड रिकार्डो एक व्यक्ति थे, डेविड रिकार्डो, ये बहुत बड़े व्यक्ति थे। इन्होंने एक आइडिया दिया, अंग्रेजों को आइडिया दिया। अंग्रेजों ने 1820 में उनकी पॉलिसीज पढ़ी थी, बहुत पुराने व्यक्ति हैं। उन्होंने डेविड रिकार्डो ने बताया, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे इंग्लैंड के। उन्होंने आर्थिक सिद्धांत के ऊपर, यानी कि इन्होंने इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, और इन्होंने हीज इकोनॉमिक्स थ्योरी, इनकी इकोनॉमिक थ्योरी काम आई अंग्रेजों को। भारत में अंग्रेजी राजस्व नीति को प्रभावित किया और भूमि के स्वामी और उनके विचार में इन्होंने बॉम्बे दक्कन के अंदर इनकी पॉलिसीज को यूज करा। अब इनकी पॉलिसी क्या थी? इनकी पॉलिसी सिंपल सी थी कि किसी भी अंग्रेज अगर व्यक्ति, अधिकारी, गवर्नर कोई भी बॉम्बे के अंदर गवर्न करता है तो यकीन मानिएगा अगर वो गवर्न कर रहा है तो सिंपल सी बात है परमानेंट सेटलमेंट के तहत ना करे। पहले वो क्या करे? पहले लैंड ऑनरशिप जो है शुड क्लेम ओनली द एवरेज रेंट। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है, आपको औसत किराया बताना है। मतलब बताना है आपने किसी भी जमींदार को या किसी भी किसान को अगर आप दे रहे हैं, किसी भी जमींदार को आप दे रहे हैं, तो आप उससे बोलिए कि इस जमीन का क्या कहते हैं एवरेज रेंट इतना होगा। एवरेज रेंट का मतलब ये होता है कि ना तो ज्यादा और ना तो कम। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली जमींदार से फिक्स रेवेन्यू नहीं ली जाएगी। ये कहा जाएगा कि यार मान लीजिए जैसे रेंट होता है ना कि कोई भी कमरे का रेंट होता है कि यार इसका रेंट ये होगा, अब अगले महीने ये रेंट बढ़ भी सकता है, ये रेंट कम भी हो सकता है। कोरोना काल के अंदर बहुत से लोगों का रेंट बढ़ा भी था, कम भी हुआ था, तो उसमें सेटलमेंट किया जा सकता है। बट जहां एक बार फिक्स हो गया तो वहां तो फिक्स हो जाता है ना, तो वहां गलत हो जाता है सीन। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जितना भी आप किसी भी जमींदार से या किसी भी किसान से रेंट ले रहे हैं जमीन का, आपको पैसे से मतलब है, तो आप एवरेज रेंट लीजिए। और जब जैसे जैसे पैदावार बढ़ने लग जाएगी, जमीन की पैदावार या फर्टिलिटी बढ़ने लग जाएगी या एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा, तो वहां पे एवरेज रेंट को हटा के आप एवरेज रेंट तो लेते रहिए। लेकिन जब वो सरप्लस और ज्यादा सरप्लस बोलते हैं उसे, जब यहाँ पे एवरेज रेंट की जगह जब सरप्लस बढ़ जाएगा ऑनरशिप का, यानी कि जिनके पास जमीनें हैं, आप उन पे टैक्स लगा दीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपका सरप्लस भी रहेगा, इससे आपका टैक्स भी रहेगा और आपका एवरेज रेंट भी आता रहेगा। तो सोचिए यहाँ पर इन्होंने इस पॉलिसी को सबसे पहले एग्जीक्यूट करा और यही सेम पॉलिसी बाद में जाके क्या कहते हैं, जमींदारों के लिए बहुत महंगी पड़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जमींदार क्या है? ये जमींदार एक किरायाजीवी है जिन्हें हम रेंटर बोलते हैं। क्योंकि ये जमींदार क्या है, जमीन के हिस्से को किसी किसान को दे दिया, इस किसान को दे दिया और कहा गया भैया इस पे खेती कर, इस खेती पे जो भी तेरे में पैसा आ रहा है वो पैसा मुझे कमा के देता रहे। और ये बंदे क्या करते थे, वही पैसा उठा के इनको दे दिया करते थे। तो एक तरीके के तो किरायाजीवी हुए ना ये लोग, ये खुद तो खेती कर नहीं रहे और ना ही एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी को, ना सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे। तो ये क्या हुए, ये तो एक बीच के मीडिएटर हो गए। इन्होंने कहा भैया इन मीडिएटर को करो खत्म, इनको करो खत्म, हमें इनसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये तो रेंटर की लाइफ जी रहे हैं और मौज भी मार रहे हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, तो भाई ये सारा कमा ले रहे। तो यहाँ पे एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई एंड दिस पॉलिसी कॉल्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम।
रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर कहा गया कि जो भी बम्बई प्रांत के अंदर आएगा वहां पे हम जमींदारों से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, हम किसानों से डायरेक्टली डील करेंगे, हम किसानों को बोल देंगे, क्योंकि जमीन फर्टिलाइज कौन कर रहा है, किसान कर रहा है, और उन किसानों से एवरेज रेंट की बात कर लेंगे। एवरेज रेंट की बात कर लेंगे किसानों से, तो सिंपल सी बात क्या होगी, किसानों से कहा जाएगा कि आप लोग क्या कहते हैं, किसान लोग जो है वो हमें जमीन का रेंट दे। अब किसान दो टाइप के होते हैं, खुदकस्त और पाईकस्त, या को पता ही है। तो खुदकस्त किसान जो होगा वो किसान पूरी तरीके से क्या करेगा, वो किसान पूरी तरीके से यहां पर जमीनों को जोतने लगेगा। अब जमीन डायरेक्टली अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने डायरेक्टली किसानों से डील करने लगे, जमींदारों से कंपनी को कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज थी रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयत मतलब किसान और रैयतवाड़ी सेटलमेंट मतलब किसानों से ही डायरेक्टली डील करना। अब यहाँ पे द एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वाज एस्टिमेटेड। अब जो किसानों को जो जमीनें दी जाती थी उसमें एवरेज इनकम यानी कि एवरेज औसत आय जो होती थी वो फिक्स कर ली जाती थी, और हर 30 साल के अंदर उस जमीन को दोबारा से सर्वे किया जाता। मान लीजिए कि एक जमीन का हिस्सा किसी किसान को दे दिया गया, मान लीजिए इस किसान को दे दिया गया, इससे कहा गया कि भाई देख इस जमीन के ऊपर ये सॉइल की फर्टिलिटी है, इतनी जमीन के ऊपर तो महीने का इतना कमा सकता है, इतनी जमीन के ऊपर तो साल का इतना कमा सकता है। तो इसी हिसाब से इसका एवरेज, क्योंकि फिर तो बोलेगा कल को फसल हुई नहीं हुई, फसल खराब हो गई, बारिश हो गई, तो ये कहा फिक्स नहीं होगा, एवरेज इनकम कर देते हैं, ना तेरे को भी लॉस हो ना कंपनी को लॉस हो। जैसे जैसे इसकी फर्टिलिटी बढ़ती चली जाएगी कंपनी और पैसे बढ़ाती चली जाएगी, इसलिए एवरेज इनकम की क्या बात करी गई, कहा गया कि ये एवरेज इनकम हमें देता रहे, अगर तूने सरप्लस पैदा करा और ज्यादा पैदा करा तो हमें पता चल जाएगा कि जमीन पे और ज्यादा फर्टिलिटी हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस पर हम लोग टैक्स लगा देंगे। तो ये सिस्टम चल रहा था, ये सिस्टम चल रहा था रैयत के ऊपर। अब रैयत कौन है, किसान है, यही लोग क्या कहते हैं जमीन से फसल भी उगा रहे और टैक्स का हिस्सा भी अंग्रेजों को देते रहे। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू जो थी टैक्स वाली वो बॉम्बे के अंदर किसानों के लिए पड़ गई महंगी। क्यों पड़ गई, क्योंकि शुरुआती समय में जो टैक्स बोला गया था किसानों को बहुत हाई था, बहुत बड़ा था, ज्यादा था, इसीलिए बहुत जगहों से अंदर किसानों ने तो अपने गांव छोड़ने चालू कर दिए, माइग्रेट होने लगे बोलो। और कभी कभार तो वो अपना जो भी एवरेज इनकम होता था वो दे ही नहीं पाते थे, क्योंकि कभी बार हार्वेस्ट फेल हो जाता था। अरे क्योंकि सिंपल सी बात है ना, एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं हो रहा था, कई बार फेलियर हो जाता है किसानों का। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कुछ पैदा होता है तो उसके लिए मानसून लेट हो जाना, जमीन की फर्टिलिटी इतना नहीं होना, है ना, यूरिया पेस्टिसाइड तो था ही नहीं इस टाइम पीरियड के अंदर। इसीलिए जब भी क्या कहते हैं रेवेन्यू कलेक्टर आता था वो पूरी तरीके से ये सर्वे कर लिया करता था, और अगर क्या कहते हैं किसान उस जमीन को जो रेंट जो देने में सक्षम नहीं होता था उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती थी, और बहुत से लोग अपनी फांसी भी लगा लेते थे। जमींदारों से भी तो यही करते थे, उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। तो अब किसानों के साथ क्या करेंगे, किसानों के साथ भी यही करेंगे। तो इस वजह से यहां पर हुआ क्या, अब जमीन का किराया देने के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को अंग्रेजों को तो देना ही किराया, और मानसून की वजह से अगर फसल लेट हो जाती है तो सोचिए फसल लेट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, अंग्रेजों को तो किराया चाहिए, अब किसानों को अपनी जमीन भी बचानी है, इसीलिए वो साहूकारों के पास जाते थे। साहूकार कौन, यही साहूकार। अब यहाँ पे ये क्या करते थे, जब किसानों की आय खत्म होने लग गई तो साहूकारों के पास जाते थे। ये टाइम पीरियड बता रखा है कि अकाल का टाइम पीरियड बता रखा है, ठीक है। फिर वो साहूकारों के पास, मनी लेंडर्स के पास, ये जोतदार बोल लीजिए, अब इन लोगों को तो टैक्स देना है जमीन का, इनके पास जाए, इनके पास जाए, इनके पास जाए, किसी के पास जाए, कंपनी को टैक्स से मतलब है, कंपनी को पैसे से मतलब है, तो साहूकारों के पास जाने लगे। अब साहूकार इनको पैसे उधार देने लगे। अब साहूकार कौन थे वो तुम्हें पता है। अब साहूकारों ने पैसे जब उधार देने लग गए ये लोग रैयतों को, तो साहूकार रैयतों को लूटने लग गए। जो कभी उनके हमदर्द हुआ करते थे वो उन्हीं को लूटने लगे। जितना पैसा उनको दे नहीं रहे उससे ज्यादा वो टैक्स लगा दे रहे उसके ऊपर। यहाँ किसान कहाँ गया, यहाँ किसान जमीन से भी गया, यहाँ किसान के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स भी बढ़ रहा है। वो आपने सुना होगा ना कि एक मदर इंडिया मूवी थी कि उसे बोलता है कि काका मेरी माँ के कंगन वापस कर दे, कंगन वापस कर दे। क्यों भाई, क्योंकि वो कहती नहीं कंगन वापस नहीं किया जाता क्योंकि तुम्हारी माँ के ऊपर बहुत कर्जा, तुम्हारे फादर ने मेरे से बहुत पैसा लिया था। क्यों, 1000 अगर रुपए लेता था तो उस पर 10,000 तो टैक्स लगा देता साहूकार, और ये किसानों को पता नहीं होता था। भाई किसानों को तो एवरेज इनकम देनी है, फार्मर्स को किनको देनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि कंपनी को, अंग्रेजों को देनी है। और साहूकार अगर उसको पैसे देता था तो साहूकार उस पर टैक्स एक्स्ट्रा ले लिया करता था। यहाँ पर दिक्कत हुई थी, और इसी वजह से वो पुणे वाली जो कहानी आपने सबसे शुरुआत में देखी, साहूकारों के घर क्यों चलाए गए, क्योंकि उनके ऊपर ये चीज क्या कहते हैं बहुत ज्यादा थोप दिए गए थे पैसे जबरदस्ती। क्योंकि बॉन्ड में सारा हिसाब लिखा होता है, बॉन्ड को चला दो तो हिसाब किस बात का, कोई हिसाब ही नहीं है, याद कोई रखता नहीं था साहूकार इतने पैसे होते थे उन लोगों के पास। सो दैट इज वाई यहाँ पर एक स्टोरी निकल के आती है कि बेचारे वो किसान, यहाँ पर वो किसान अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे, उनका पूरा साल
कैसे चलता होगा अगर कोई भी फसल खराब हो जाती है, वो कैसे रेवेन्यू पे करते होंगे, कैसे अपना डेली गुजर बसर करते होंगे, कैसे सामानों को खरीदते होंगे, अपने बच्चों की शादी है, रोजमर्रा के काम है, किसान कैसे करेगा। वो साहूकारों से तो पैसे लेगा, लेकिन साहूकार भी यहाँ पे गेम खेल जाते थे। एंड दिस इज द मेन स्टोरी। और अभी हम देखेंगे अब आगे जाके कि किस तरीके से उनकी लाइफ के अंदर और भी टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, और टर्निंग पॉइंट्स जो थे वो किस तरीके से साहूकारों की जिंदगी को बदलते हैं, है ना। तो इतना ही हम देखेंगे इस पार्ट के अंदर, ठीक है, इतना ही देखेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने मदर इंडिया देखी होगी, तो वो मेरी माँ के कंगन वापस कर दे वाला डायलॉग जो है वो इसी स्टोरी से मिलता जुलता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो सेटलमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था, और साहूकारों के घर जो चलाए गए थे कैसे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।